ऐसा नहीं है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है समझने में, लेकिन यहाँ पे क्या करना होगा आप लोगों को जब मैं ये चीज़ें बता रहा हूँगा ना, तो यू नीड टू समहाउ ना कोरिलेट विथ इट विथ योर लाइफ, नॉट विथ योर चार्ट। ठीक है, आप चार्ट के साथ भी कोरिलेट कर सकते हो, बट पूरा नहीं करना, अदरवाइज फिर आप बस अपना ही चार्ट देखोगे एंड लेक्चर फिर आप एकदम सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाएगा वो। तो आप क्या कर सकते हो कि लेक्चर्स को जब आप देखो, ठीक है, मैं एक बहुत ब्यूटीफुल तरीका बताता हूँ जिससे मैंने भी सीखा। ओके, मैं अभी भी वैसे ही सीखता हूँ कभी कभी। तो मोस्टली जब आपको ऐसा लगे ना कि आप कुछ नई चीज़ सीख रहे हो ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में, कुछ कोई प्रडिक्शन है, कोई कनेक्शन है, या कुछ एक बहुत बारीक सटल चीज़ सीख रहे हो, आप क्या करो ना कि मतलब जो भी वहाँ पे फॉर्मूला है या टेक्निक है या जो भी किसी के बारे में भी बताया जा रहा हो, चाहे वो ग्रह हो, नक्षत्र हो, कुछ भी, तो आप क्या करो कि उस चीज़ को देखो कि क्या वो चीज़ आपके चार्ट में, आपके लाइफ में इंटीग्रेट होती है या नहीं, पहले ये देखोगे आप। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि कोई बता रहा हो कि ये प्लेसमेंट है, इसके कारण से ये होता है, तो आप पहले चेक करो कि क्या वो प्लेसमेंट आपके चार्ट में बनता है या नहीं। पहले आपने देख लिया, आपने देखा कि चलो चार्ट में बनता है, तो चार्ट में जब आपके प्लेसमेंट वो बन रहा है तब आप नोटिस करो कि क्या जो बताया जा रहा है, जो टेक्निक है, चाहे आप इस लेक्चर में देख रहे हो, चाहे किसी बुक में पढ़ रहे हो, चाहे कहीं भी देख रहे हो, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्यूटीफुल थिंग। सो आप क्या करो कि उसको रिलेट करो कि क्या सेम जो बताया जा रहा है, क्या वो मेरे लाइफ में ऐसा हुआ है उस टाइम सेगमेंट में या जो भी है, ठीक है। उसको जब आप वो करोगे, इंटीग्रेट करोगे, रिलेट करोगे, तब आपको पता चलेगा कि हो सकता है हुआ हो सकता है ना हुआ हो। अगर मान लो कि चलो ठीक है, पता चलता है कि हाँ, जो टेक्निक बताया जा रहा है वो मैच कर रहा है मेरे प्लेसमेंट से और मेरे लाइफ की सिचुएशन से, तब तो फिर आपको वो टेक्निक पता चल गया। अब वो प्लेसमेंट, अब वैसा जो भी वहाँ पे कनेक्शन है, आप दूसरों के चार्ट में भी या खुद के चार्ट में भी बाद में यू कैन एनालाइज इट डीपली, एंड उसके हिसाब से आप प्रिडिक्शन या गाइडेंस उसको ना सीख कर सकते हो। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। अब अगर मान लो कि वो जो बताया जा रहा है वो आपके लाइफ से हाँ, आपके लाइफ से वो इंटीग्रेट ना हो रहा हो, रिलेट आप नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे बताया गया जो कनेक्शन है या प्लेसमेंट है वो गलत है, नहीं, वो सही है। आपके साथ नहीं हो रहा होगा, उसका मतलब है कि कुछ वहाँ पे अलग चीज़ है आपके चार्ट में। फिर आप उसको देखो कि वो क्या हो सकता है ऐसा, और उनके भी बताए जा रहे हुए चीज़, चाहे आप जहाँ भी पढ़ो या देखो, क्या उसमें कुछ एक्सेप्शन है, क्या उसमें भी कुछ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि ऐसा होना चाहिए तभी होगा, इस एज में होगा। तो एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो ये है कि जब भी आप कहीं पढ़ो या कहीं पे सीखो, ऑलवेज़ यूज़ योर लाइफ एक्सपीरियंस। ठीक है, ठीक है, चार्ट को भी यूज़ करना, बट पहले लाइफ एक्सपीरियंस को आप यूज़ करो। एनीथिंग, ओके, इट कुड बी एनीथिंग। आपको कब फाइनेंशियली ब्लॉकेज फील हुआ लाइफ में, ठीक है, किस दशा में हुआ, देखो उस दशा में अगर आपको ऐसा फाइनेंशियली लॉस हुआ हो कभी, तो उस दशा को आप ना ऐसे मार्क करके रखो कि ठीक है, ये दशा है, ये ग्रह है, इसके दशा में इसके टाइम पे मुझे डाउनफॉल हुआ था, या ब्रेकअप हुआ था, या मुझे हार्ट ब्रेक हुआ था, या कोई डिजीज़ हुआ था, या घर छूटा था, या घर खरीदा था, कुछ भी कोई बड़ा इवेंट होता है, आप उसको ना नोट बना करके डाउन करके लिखते जाओ। ठीक है, किस ईयर में आप पहले बार मतलब यू हैड अ क्रश, या फिर आप एक रिलेशनशिप में आए, कौन से साल में आपका पहला ब्रेकअप हुआ, कौन से साल में आप स्कूल में फर्स्ट आया या टॉप किया आपने, या फिर किस ईयर में, किस मंथ में आपकी एक जॉब लगी, या फिर आपने बहुत अच्छा पैसा कमाया, किस मंथ में आपका आप फायर हो गए जॉब से, या फिर आपको निकाल दिया गया। ये सारी चीज़ें ना, एक एक छोटी छोटी चीज़ आप नोट करके अपने चार्ट का बना के रखो। ओके, फ्री टाइम में आपको अच्छा भी लगेगा करने में, ये ऐसा तो नहीं है कि ये बोरिंग काम है, बहुत आपको अच्छा भी आएगा, मज़ा आएगा आपको करने में। तो आप क्या करोगे, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, ठीक है, ये तीनों लोग हैं विंशोत्तरी दशा से, और अपने चार्ट का देख करके सब कुछ आप देखोगे कि उस ईयर में ट्रांजिट क्या था। ठीक है, अपने मून चार्ट से मिला के देखना तो ज़्यादा अच्छा आपको पता चलेगा ट्रांजिट के बारे में। और जब दशा देखो तो D1 और ये सब कुछ देखना। ओके, तो ऐसे में क्या होगा कि आप में एक ना वो इंटेलिजेंस आएगा कि अच्छा, इस तरीके से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, तो वो एक पहला चीज़ हो गया। दूसरा क्या करोगे आप, कि जब भी आप कुछ लेक्चर देख रहे हो, जब भी कुछ पढ़ रहे हो, चाहे किताब पढ़ रहे हो, कहीं देख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, कहीं से भी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, डज नॉट मैटर, आप अ, अपना चार्ट पहले उस समय भूल जाना। ठीक है, कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप बस अपने लिए सीखना चाहते हो कि मुझे बस अपना चार्ट समझना है, ठीक है, तब तो अब आप जैसे समझना है आप समझो, वो आपका है। ओके, लेकिन अगर आपको रियल में एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, ओके, रियल में लाइक फॉर नॉलेज, फॉर पर्पस एंड टू गाइड पीपल, या फिर एस्ट्रोलॉजी की प्रॉपर विद्या चाहिए आपको, तब आपको अपना चार्ट एकदम भूलना पड़ेगा।
उसके पीछे फिर वहाँ पे कोई वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, कभी कभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अपने चार्ट से रिलेट करके आप समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन समझने के लिए, ऐसा नहीं कि बस अपने चार्ट में प्रॉब्लम या सोल्यूशन खोजने के लिए, वो आप मत करना, क्योंकि वो अगर करोगे देन आप एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख पाओगे। दिस इज़ अ वेरी क्लियर रूल फॉर ऑल द बिगिनर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी मतलब जो भी आते हैं पढ़ने, तो बहुत लोगों के अंदर होता है लेकिन वो ये गलती कर बैठते हैं। तो इसलिए मैं ये बताना चाहता था आपको। तो ठीक है, तो उसी तरीके से जब भी मैं यहाँ पे कुछ आपको बताऊँ तो यू कैन इंटीग्रेट विथ योर लाइफ सेगमेंट एंड सी अगर आप उससे रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो देखो कि वो किस दशा में हुआ था, किस प्लैनेट के कारण से हुआ था। ओके। ओके। तो ब्लॉकेजेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं हमारे इस लेक्चर में। तो पीछे मैंने बता दिया आपको कि वो काम त्रिकोण का बताया, अर्थ त्रिकोण का बताया, ठीक है, धर्म त्रिकोण का भी बता दिया। ओके, आप देखोगे तो आज मोक्ष त्रिकोण के बारे में बात करते हैं। और एक और छोटी सी चीज़ बताऊंगा मैं, जो कि है से उसको क्या बोलते हैं, बाधा, जो बाधक ग्रह जो होते हैं ना हमारे में, तो बाधक ग्रह जो होते हैं वो कैसे आपको इफ़ेक्ट करते हैं। तो बाधक ग्रह के बारे में भी थोड़ा सा आज हम देख लेंगे कि बाधक ग्रह बहुत इम्पॉर्टेंट है बेसिकली। बहुत ना, ऐसे समझो कि आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं मेनली वहीं से आता है। ठीक है, 100%, 99% वहीं से आता है। तो उसको कैसे समझा जाए, फिक्स कैसे किया जाए, ठीक है, आप किसी का चार्ट पढ़ रहे हो तो उसको कैसे देखा जाए, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मोक्ष त्रिकोण वाला पहले कर लेते हैं। ज़्यादा वो बड़ा नहीं होगा, बहुत उसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि मैंने पहले ही सारी चीज़ें आपको उन 2 लेक्चर्स में बता दिया है। ठीक है, तो मोक्ष त्रिकोण 4, 8 और 12। ओके, सो 4, 8 और 12, ठीक है। फोर्थ हाउस जो है ना, फोर्थ हाउस जो है ना, कि आप लोग सबको ही जानते हो कि होम इन्वायरमेंट, होम, फैमिली, मदर, इमोशंस, ओके, कैंसर पूरा का पूरा वही। तो ये तो आपको पता है, ठीक है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपके जो ओके, हम्म, क्या आपको पता है कि आपके जो भी फीलिंग्स हैं आपके अंदर, ठीक है, ह्यूमन फीलिंग्स हो, चाहे कोई भी फीलिंग हो, चाहे वो गुस्सा हो, प्यार हो, घृणा हो, हेट हो, कुछ भी, इट कुड बी एनी फीलिंग, दैट फीलिंग, ओके, दैट फीलिंग, ओके, इज़ हेयर, फोर्थ हाउस में। उस फीलिंग को अगर आपने कंट्रोल, एक ऐसा वर्ड है ना, कंट्रोल जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग समझते हैं क्या कि कंट्रोल का मतलब होता है किसी चीज़ को फोर्सफुली कंट्रोल करना। ओके, तो कंट्रोल एक बहुत ही मिसयूज्ड वर्ड है जो हर जगह यूज़ होता है, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी में, कि ये कंट्रोल कर लो, वो कंट्रोल, कंट्रोल ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके बॉडी में फायर तत्व है, तो अगर आप बोलोगे कि मेरे बॉडी में वो बहुत फायर तत्व है, मुझे अंदर से बहुत एनर्जेटिक फील होता है, बहुत फायर है, तो क्या मैं उसका वाटर रेमेडी करके पूरा उसको बुझा दूँ, पूरा उसको एकदम कंट्रोल कर दूँ, सप्रेस कर दूँ? नो। अगर आप वो करोगे तो फिर आपका लाइफस्टाइल फिर बिगड़ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें फिर उल्टी सीधी हो जाएंगी। तो जो भी आपको दिया गया है नेचर के थ्रू, वो एक्चुअली में ठीक है। ठीक है, एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जीने के लिए अच्छा है। जब आप दूसरे स्टेजेस में जाते हो, कुछ स्पिरिचुअली ग्रो करना हो, तब आप वहाँ पे अलग अलग चीज़ें करते हो with the guidance, with the proper guidance of a guru or somebody who can instruct you in those things। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये इमोशंस जो है ना, जो आपके अंदर है, वो नेचुरल है। ठीक है, इट कुड बी एनी इमोशन। ओके, जब आपको कोई खाना खाने का मन कर रहा हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आज आपको ना पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, ठीक है, अचानक से, और बिना पिज़्ज़ा खाए आपको रात में नींद आएगी नहीं, तो आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करोगे। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपके घर में कोई पेरेंट हो या कोई हो जो आपको मना कर रहा हो कि नहीं, पिज़्ज़ा नहीं खा सकते, बहुत लेट हो चुका है और ऐसे नहीं खाया जाता, कोई ऑर्डर वॉर्डर नहीं होगा। तब आप वो जो फीलिंग हो गई ना खाने वाली, वो सप्रेस हो गई, तो वो कहाँ पे ब्लॉकेज बनेगा, वो कहाँ पे फील होगा आपको, यहाँ पे फोर्थ हाउस में। ठीक है, सो वो देखो, मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। तो और अगर आप वही घर से बाहर रह रहे हो, ठीक है, घर से बाहर रह रहे हो, देखो समझना यहाँ पे कैसे समझा जाता है, आपको मैं सिखा रहा हूँ ज्योतिष।
तो जब आप घर से बाहर हो, आप अकेले रह रहे हो या फिर बैचलर के कुछ फ्लैटमेट के साथ रह रहे हो या फिर बाहर रह रहे हो, फैमिली के साथ अब नहीं हो, ओके। तो वहाँ पे क्या है कि आपको अगर भूख लगी रात में या फिर पिज़्ज़ा खाने का मन किया तो आपने ऑर्डर कर लिया, कोई बोलने वाला नहीं है। अब घर में है लोग, घर में लोगों ने मना करा है, बट उनको थोड़ी ना पता चलेगा, आपने मंगा लिया। और अगर उनको पता भी चल भी गया ना कि आप खा रहे हो रात में, तो वो कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे ना, क्योंकि वो दूर है आपसे बहुत ज़्यादा, आप उनसे दूर हो, आप अलग रह रहे हो, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में क्या देखा आपने कि एक फोर्थ हाउस वाले पहले वाले केस में क्या था कि यू आर लिविंग विथ योर फैमिली, ओके, विथ योर पेरेंट्स, विथ योर जॉइंट फैमिली, वट एवर इट इज़, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इवन मैरिड फैमिली आपका जो हो, हस्बैंड वाइफ या फिर बच्चे, ये भी हो सकता है। नाउ उसके कारण से यू आर नॉट एबल टू डू एवरीथिंग दैट यू वांट समटाइम्स, ओके। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप सेटिस्फाइड हो तो सब कुछ ठीक है, तो फोर्थ हाउस में ब्लॉकेज नहीं है। दैट्स द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आप हर चीज़ से सेटिस्फाइड हो, आपके आपके जो घर में है, जो आपके घर के इन्वायरमेंट में है, ठीक है, हर चीज़ से अगर आप सेटिस्फाइड हो, आपको कुछ और नहीं चाहिए, रियली में सेटिस्फाइड, बस बोलने से नहीं, अंदर से, मैं अंदर की बात कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ मैंने क्या बोला, इंटरनल फीलिंग्स, इसको याद रखिएगा। बाहर से लोग बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है, बट अंदर की बात हम कर रहे हैं, आपकी जो अंदर की फीलिंग्स है, अगर आप अंदर से सेटिस्फाइड हो तो फोर्थ हाउस में कोई ब्लॉकेज नहीं है, ठीक है। तब ब्लॉकेज कहाँ पर आएगा फिर फोर्थ के बाद, एट्थ या ट्वेल्थ में। तो फोर्थ में ब्लॉकेज नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, आप अच्छे से कॉलेज जाओगे, आप अच्छे से जॉब लोगे, सब हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, शादी वगैरह में भी कोई इशू नहीं आएगा, रिलेशनशिप में भी कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि आप सेटिस्फाइड हो अपने घर से, ठीक है। अगर घर वालों ने बोला कि अरेंज मैरिज है तो आप मान जाओगे, क्योंकि आप सेटिस्फाइड हो। अगर घर वालों ने बोला कि ठीक है बेटा आप जाके लव मैरिज अगर कोई है तो पसंद है तो बता दो, हम राजी हो जाएंगे, तो वहाँ पर भी आप सेटिस्फाइड हो। डू यू सी द थिंग नाउ? एक और चीज़ इसी में अब आपने बोला कि ठीक है मुझे कोई पसंद है, एंड योर पेरेंट्स, योर फैमिली इज़ सपोर्टिव, मान गए। लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं, आपके पार्टनर के जो पेरेंट्स हैं, वो कौन हो गए आपके? एक तरीके से तो इन लॉज हुए ना, अभी शादी नहीं हुए बट फिर भी इन लॉज ही हुए ना आपके। इन लॉज कहाँ से देखा जाता है? एट्थ हाउस से। अब समझ में आया? तो आपके घर में चीज़ें ठीक हो गई हैं, फोर्थ हाउस में सब ठीक है, कोई इशू नहीं है, सब क्लियर है, सब सेटिस्फाइड है, आपके तरफ से भी, आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स जो भी हैं, कोई भी जो भी हो सकता है वो। बट अब क्या हो रहा है कि पार्टनर का जो वो इन लॉ वाला है, वहाँ पे अब इशू आ रहा है। मोस्टली केसेस में आप देखते हो ना कि एक फैमिली मान रही बट उधर वाला नहीं मान रहा। तो एट्थ हाउस क्या हो गया आपका? वो पार्टनर का जो पेरेंट हो गया, आपका इन लॉज हो गए। इसको समझिएगा। इवन अगर आप मैरिड नहीं हो फिर भी आपका जो पार्टनर है उसका जो उनके जो पेरेंट्स या उनके जो देखभाल करने, उनके जो डिसीजन टेकर्स है लाइफ में, वो आपके इन लॉज के जैसे, यानी कि एट्थ हाउस है वो आपका। इसको याद रखिएगा। फॉर एवरीबडी, मेल फीमेल सबके लिए लागू होता है ये। ऐसा नहीं कि ये बस मेल के लिए फीमेल के लिए, ये सब कुछ एकदम जनरल न्यूट्रल पढ़ा रहा हूँ मैं। इवन एनिमल्स के लिए भी होगा, अगर एनिमल्स को आप ह्यूमन का कपड़ा पहना के ऐसे कर दो, फिर खैर अलग बात। तो मैं क्या बताना चाह रहा था कि फोर्थ हाउस का ब्लॉकेज हटा, कैसे हटा? सेटिस्फैक्शन से, उसको पैसिफाई करा आपने। अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि फोर्थ हाउस में ही ब्लॉकेज है, यानी कि घर से प्रॉब्लम है, ठीक है। हो सकते हैं पेरेंट्स थोड़े टॉक्सिक हो या बहुत स्ट्रिक्ट हो और आपको पसंद ना हो, और आपने बहुत सारे डिज़ायर्स को अपने, या फिर आपके अंदर जो भी पैशन होगा उसको सप्रेस करके रखा हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, राइट। नाउ उसके कारण से यू आर नॉट हैप्पी इन योर होम, तो फोर्थ हाउस में ब्लॉकेज आ गया। अब आपकी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हो पा रही ठीक से, ना आप जॉब ले पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो। सो मोस्ट पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड, दे लिव विद देयर पेरेंट्स, यू नो दिस राइट। इवन आफ्टर गेटिंग देयर ग्रेजुएशन डिग्री, इवन आफ्टर गेटिंग देयर कॉलेज, सब कुछ खत्म होने के बाद भी, तो ये आपको सब पता है ना। तो ब्लॉकेज कहाँ पे? फोर्थ हाउस में। सो अब उनको क्या करना चाहिए? घर छोड़ के भाग जाना चाहिए? यस, अगर उनके पास वो ऑप्शन है तो यस, घर से बाहर जाके उनको ट्राई करना चाहिए। ये एक्चुअली में ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। लेकिन अगर लेट्स से कि घर से बाहर जाने का वो सिक्योरिटी नहीं है या फिर सपोर्ट नहीं है किसी तरीके से, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए कि अपने इस चीज़ को बैठ के एड्रेस करना चाहिए कि ठीक है मेरे घर में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये इमोशनल ये सब कुछ है, आई एक्सेप्ट इट, आई सरेंडर एंड नाउ एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर माई जॉब और वट एवर, यहीं रह करके, और जैसे होगा देन आई विल मूव अवे फ्रॉम माई होम, ठीक है। लेकिन नॉट इनफ, मतलब ऐसा कोई रिवेंज नहीं, कोई हेट नहीं, कोई ऐसा पूरा ऑब्सेसिव कुछ नहीं, ओके। यू नीड टू सेटिस्फाई योर सेल्फ इन, मतलब इंटरनली, तब वो फोर्थ हाउस का आपका ब्लॉकेज जाएगा, तब जाके आपकी जॉब लगेगी, तब जाके आपके पास एम्प्लॉयमेंट आएगा, तब जाके आप अपने पैशन को फॉलो करके आप सक्सेस पा सकते हो। तो समझ में आ गया फोर्थ हाउस का ब्लॉकेज कैसे होता है। तो अगर हम किसी का बोलें कि केतु फोर्थ हाउस में है, तो साफ साफ पता चल रहा है ना कि केतु अगर फोर्थ हाउस में है तो फोर्थ हाउस से इनसिक्योरिटीज़ हैं, फोर्थ हाउस से ट्रेवल्स हैं, फोर्थ हाउस में इंसान नहीं रह पा रहा है। जब तक वो घर नहीं छोड़ेगा तब तक करियर उसका नहीं बनेगा। राहु क्या होता है? आपका पैशन होता है, आपका डिज़ायर होता है। टेंथ हाउस में राहु है, आपका करियर, एक प्रोफेशन बनाना, एक आपका एक डिज़ायर है, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ योर होम इन्वायरमेंट, ओके। केतु फोर्थ हाउस,
तो अब कुछ लोग होते हैं ना कि ठीक है प्रॉब्लम है, फिर भी बोलेंगे अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनको भी मैं ला रहा हूँ यहाँ पे। वैसे बहुत लोग मिलेंगे आपको, बहुत लोग, ठीक है, मेल फीमेल बहुत लोग, यंग पीपल, ओके, उनके घर में प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, बट दे विल से कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं उनको कुछ गलत नहीं बोल रहा, बट आई एम टेलिंग यू कि उनका इंटरनली प्रॉब्लम है बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो फोर्थ हाउस क्या हो गया? इंटरनली ब्लॉकेज, इंटरनल ब्लॉकेज, योर हार्ट ब्लॉकेज, इवन हार्ट अटैक या डिजीज़ वगैरह जो देखा जाता है वो फोर्थ हाउस से ही देखा जाता है, इसको याद रखिएगा। तो फोर्थ हाउस जो है आपका हार्ट सेंटर हो गया, आपका अनाहता हो गया, आप जो अंदर से फील करते हो, आप जो किसी के बारे में सोचते हो, एवरीथिंग दैट यू डू इनसाइड, ओके, फोर्थ हाउस। एंड जब वो क्लियर नहीं होता है, जब वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, देन यू आर नॉट एबल टू मूव अहेड इन योर लाइफ। चाहे वो सिक्स हाउस हो, सेवन्थ हाउस हो। सिक्स हाउस में क्या आ गया? आपका जॉब, ठीक है, आप जो सर्विस कर रहे हो रोज़ जाके कहीं पे भी, चाहे खुद का करो या कहीं जाके करो। फिफ्थ हाउस में क्या हो गया? आप अपने स्किल को यूज़ नहीं कर पा रहे हो, आप अपने ब्लेसिंग्स को यूज़ नहीं कर पा रहे हो, अपने एजुकेशन को यूज़ नहीं कर पा रहे हो। सेवन्थ हाउस में मैरिज नहीं कर पा रहे हो, शादी अपने पसंद की नहीं कर पा रहे हो, अपने पसंद से फ्रीडम आपके पास नहीं है सेवन्थ हाउस का। एट्थ हाउस में क्या है? एट्थ हाउस का फिर ब्लॉकेज है वो, क्योंकि फोर्थ से एट्थ हमारा दूसरा मोक्ष स्थान हो गया, ठीक है। तो वो कौन सा ब्लॉकेज हो गया? फ्यूचर की टेंशन, कि फ्यूचर में क्या होगा, किससे शादी होगी, कहाँ घर बसेगा, क्या जॉब मिलेगी, कितना पैसा कमाएंगे, एट्थ हाउस का टेंशन, राइट। फिर नाइन्थ हाउस में भी प्रॉब्लम, फिर टेंथ हाउस में भी प्रॉब्लम। ये नाइन्थ टेंथ आपका जॉब हो गया, लग ही नहीं रहा क्योंकि आप इंटरनली ब्लॉक्ड हो फोर्थ हाउस में ही पहले। फिर इलेवंथ में इनकम कहाँ से आएगा? इलेवंथ में फ्रेंड्स भी नहीं बनेंगे, जो फ्रेंड्स होंगे उनसे भी मतलब आपको लगेगा कि वो आपको ट्रबल कर रहे हैं, या फिर आप उनके पीछे भागोगे या फिर वो आपको ट्रबल करेंगे। फ्रेंड्स से भी थोड़ा वो होगा। ट्वेल्थ हाउस में फिर तीसरा ट्रबल आएगा, क्या? एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, ओके। एंड ये जब हिट करता है ना, ट्वेल्थ हाउस का जब ट्रबल हिट करेगा, जैसे फोर्थ का ब्लॉकेज हिट कर गया, एट्थ का ब्लॉकेज हिट कर गया, ठीक है, दो स्टेजेस आपने पार कर लिए, लेकिन तीसरे स्टेज पे अगर कोई इंसान पहुंच जाता है जो कि ट्वेल्थ हाउस का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, तो वहाँ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के बाद दो चीज़ें होती हैं। या तो इंसान स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, मोस्टली सबका ऐसे ही होता है। या तो फिर इंसान जो है ना टोटली डिप्रेस होकर के हार मान जाता है लाइफ से, कोई एडिक्शन कर लेगा। तो एडिक्शन हम लोग कहाँ से देखते हैं? ट्वेल्थ हाउस से, ठीक है। एडिक्शन ट्वेल्थ हाउस से देखा जाता है, चाहे वो अल्कोहल हो, ड्रग हो, कुछ भी हो, स्मोकिंग वगैरह, तो वो या तो एडिक्शन कर लेगा। इवन कैजुअल रिलेशनशिप्स, ओके, इवन चीटिंग पीपल, ओके, इवन डूइंग एनीथिंग दैट इज़ इलीगल, ठीक है, जो इलीगल काम धंधा होता है ना, तो पैसे सपोर्ट करने के लिए, तो वो भी ट्वेल्थ हाउस में वैसा इंसान करेगा। क्यों? बिकॉज अब वो ना सोसाइटल नॉर्म्स में अपने आप को नहीं रख पा रहा। क्यों? क्योंकि उसने वो विलन बन चुका है। आपने देखा है ना कि मूवीज़ में विलन कैसे बनते हैं। तो ये फोर्थ हाउस का ब्लॉकेज पहले घर वाला सीन हुआ, एट्थ हाउस, फिर सोसाइटी ने रिजेक्ट किया, अब ट्वेल्थ हाउस में जाके इंसान विलन बन गया, ठीक है। तो ये कब होता है? जब इंसान अपने भीतर की चीज़ों को रिजॉल्व नहीं कर पाता, एक्सेप्ट नहीं कर पाता, अपना ईगो सरेंडर नहीं कर पाता और रिवेंज लेना चाहता है। तो ट्वेल्थ हाउस का रिवेंज हमेशा इंसान को एनिमी बना देता है किसी न किसी चीज़ का। अगर किसी इंसान के एनिमी आप नहीं बनोगे तो आप नेचर के एनिमी बन जाओगे। खैर, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग यहीं पे अभी रहते हैं, और फोर्थ, एट्थ और ट्वेल्थ का ब्लॉकेज मैंने आपको समझा दिया, ऐसे ही ब्लॉकेज होता है, ओके। तो पहला, सबके लिए, आपके लिए यही एडवाइस है मेरे तरफ से कि आप अपने फोर्थ हाउस को एनालाइज करो, सब कुछ भूल जाओ, बस फोर्थ हाउस को देखो। फोर्थ हाउस में कौन सा साइन है, फोर्थ हाउस में कौन सा प्लैनेट है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड कौन है, उसकी रेमेडी। मैं नहीं बोल रहा आपको डायरेक्ट जाकर रेमेडी करो, रेमेडी हमेशा नहीं सही रहता है करने के लिए, ठीक है। रेमेडी ऐसे हमें नहीं करना चाहिए अचानक से कभी भी उठ के ऐसे, क्या सोचा कि आज रेमेडी कर लेते हैं, ऐसे नहीं। आप क्या करो कि फोर्थ हाउस के साइन को समझो पहले, कि आपके घर में वो साइन, यानी कि आपके होम इन्वायरमेंट में, आपके इनर फीलिंग्स में वो साइन कैसे इंपॉर्टेंट एक रोल दे रहा है। फॉर एग्जांपल लिब्रा का साइन है कैंसर असेंडेंट फोर्थ हाउस में, यानी कि रिलेशनशिप से आपको ट्रबल है, ठीक है। हो सकता है आपके पास्ट के रिलेशनशिप्स में, या फिर इस ऑन गोइंग रिलेशनशिप में, या फिर आने वाले रिलेशनशिप को लेकर के यू आर वेरी मच वेस्टिंग योर टाइम। तो आप क्या करोगे? डिटैच होकर के थोड़ा सा समझो अपने आप, अपने अपने साथ आप टाइम स्पेंड करो, क्योंकि कैंसर देखो फर्स्ट हाउस में जा रहा है ना, तो अपने आप को आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, बाहर से और अंदर से, ठीक है। किसी का कैप्रिकॉर्न फोर्थ हाउस में है, यानी कि करियर से रिलेटेड है सब कुछ। अब सब कुछ करियर से ही रिलेटेड होगा, ठीक है, लिब्रा एसेंडेंट के लिए। तो करियर से रिलेटेड आपका जितना भी इनर कॉन्फ्लिक्ट है, आप उसको रिजॉल्व करो। कैसे रिजॉल्व करोगे? ये आपकी जिम्मेदारी, यही आपको करना है। अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो आप गुरु के पास जाओ, आप किसी मेंटर के पास जाओ, आप टीचर के पास जाओ, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, कोई समझदार इंसान है उसके पास जाओ। क्योंकि आपकी लाइफ में जो समझदार इंसान होता है वो जुपिटर होता है, यानी कि उसी को हम लोग गुरु बोलते हैं, है ना। अगर कोई समझदार इंसान आपके लाइफ में नहीं है, इसका मतलब आपके जुपिटर ना इंटरनल है। तो आप अगर इंटरनल भी गुरु नहीं है, बाहर भी गुरु नहीं है, इसका मतलब क्या बोलेंगे हम? जुपिटर इसका वैसा नहीं है कनेक्शन, हम तब बोलते हैं कि जुपिटर में कुछ दिक्कत है इसके,
मैलेफिक बोल देते हैं उसको फिर हम लोग। खैर, तो इस तरीके से प्लैनेट्स काम करते हैं, इस तरीके से साइंस काम करते हैं। डाउट्स प्लीज़ एंड तक रखिए, मैं अभी डाउट्स आपके क्लियर नहीं कर सकता, ओके। और इस तरीके से आप अपने चार्ट के ब्लॉकेजेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वही क्लैरिफाई कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा सा लेक्चर वाइज हो रहा है, मुझे मालूम है, बट डोंट वरी, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं आपको नोट्स बना के यहाँ पे ना दिखाऊं और समझाऊं, ठीक है। तो अब ना एक और चीज़ समझते हैं, ठीक है। एनी वन इज़ कमिंग टू यू, ओके, एंड इशू जो है ना मैरिज में है। लेट्स से कि दे आर मैरिड, ओके। कोई भी एज हो सकती है, 25 से लेकर 30, कोई भी एज रख लो। मैं अगर यहाँ एज लिखूंगा तो फिर आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। कोई भी एज हो सकता है, ओके। एंड हो सकता है मेल फीमेल कोई भी आए आपके पास, और मैरिज से ट्रबल, रिलेटेड ट्रबल है, और वो आपको क्या बोल रहे हैं कि इन लॉज में प्रॉब्लम हो रहा है, दे आर गिविंग यू प्रॉब्लम, ओके। तो आप पहले क्या करोगे, सीधा आप देखोगे इंसान को, ये D1 हो गया, तो D1 के 8 हाउस को आप देखोगे फॉर इन लॉज। इतना तो आपको पता है ना, उसमें कौन सा साइन है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ओके, ये सारी चीज़ें। और अगर उसमें राहु, देखो, जब भी राहु और सन या राहु या मून, ओके, सेम थिंग विद केतु, केतु राहु या सन या केतु राहु मून, ऐसे कुछ भी जब 8th हाउस में हो या 8th हाउस से बहुत कनेक्टेड हो, ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि इन लॉज के तरफ से प्रॉब्लम आ सकता है, किसको, नेटिव को। तो हम इसको क्या एडवाइस देंगे ऐसे नेटिव को, अगर शादी नहीं हुई तो आप इसको क्या एडवाइस दोगे कि पहले देखना कि आपका आपके इन लॉज से बनता है या नहीं। अगर नहीं बन रहा है तो पहले बना लो, पहले रिलेशनशिप अच्छा कर लो, उसके बाद शादी करो, ठीक है। तो ये एडवाइस दोगे आप, ये मत बोलना कि शादी मत करो, क्योंकि देखो, शादी करनी है नहीं करनी है, डिवोर्स करना है नहीं करना है, ये इंडिविजुअल ऑप्शन होता है, मैं ऐसा समझता हूँ, ओके। तो मैं जब भी किसी को समझाता हूँ ना या बताता हूँ इसके रिगार्डिंग, तो मैं हमेशा उनको बताता हूँ कि देखो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें आपको कंट्रोल करनी है, या ऐसे चीज़ें हो सकती है। अब जो डिसीजन लेना है वो आप लो, मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ, मैं आपके लिए डिसीजन नहीं ले सकता। सो यू ऑलवेज लर्न दिस थिंग एज वेल। ऐसा नहीं करना है कि बाकी के एस्ट्रोलॉजर्स के जैसा कि आप शादी मत करो इससे, ठीक है, आप शादी नहीं कर सकते ज़िंदगी भर, या फिर आप ये कर लो वो कर लो तब शादी हो जाएगी, ऐसा नहीं करना, ओके। ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अदर्स, उनका जो भी मतलब लाइफ सिचुएशन है, एंड यू गिव देम क्लैरिटी, ओके, नॉट द डिसीजंस, ओके। क्लैरिटी दो आप उनको, तो डिसीजंस वो खुद बना पाएंगे। ज्योतिष यही होता है, ज्योतिष का काम ही है कि आप उनको लाइट दिखा रहे हो और वो अपने रास्ते पे चल पा रहे हैं, ठीक है। आपने एक बार लाइट दिखा दिया, उनको रास्ता मिल गया, अब वो कौन सा रास्ता लेते हैं वो उनकी जिम्मेदारी, ठीक है। तो उस तरीके से इन लॉज के लिए आप 8th हाउस देखोगे, ये तो आपको मालूम है। तो आपने अगर देखा किसी की शादी होने वाली है, वो आपके पास आए हैं कुछ गाइडेंस के लिए, तो आप उनको बता दोगे कि ठीक है आपको इन लॉ से प्रॉब्लम होने वाला है, आप क्या करो, शादी तभी करो जब आप उनके इन लॉज से ठीक हो जाओ, रिलेशन, उनके साथ बैठो, बात करो, पता करो कि उनको क्या किस चीज़ से प्रॉब्लम है, उस चीज़ को पहले रिजॉल्व करो, उसके बाद आप शादी करो। अगर वो चीज़ रिजॉल्व नहीं हो पा रही है, तब कुछ भी करके आप फैमिली के बीच में रिजोल्यूशन लाओ। अगर रिजोल्यूशन नहीं आ रहा है तब आप शादी को थोड़ा सा डिले कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ओके। लेकिन फिर बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं कि पार्टनर नहीं मानेगा, डिले का ये वो, तब फिर आप क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो ना कि देखो मैंने बता दिया आपको, आपको जैसा करना है। क्योंकि देखो, लाइफ में अगर सिचुएशन बुरी होनी है किसी के शादी के बाद, तो वो कहीं ना कहीं होके रहेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हो ही जाएगा। क्या पता सब कुछ ठीक हो जाने के बाद शादी कर ली, बाद में पता चला कि उनका कुछ और डिमांड बढ़ गया, ठीक है, किसी किसी से भी अपने उनके उनसे, ठीक है, नेटिव से। तो इस तरीके से चार्ट में चीज़ें कभी कभी सॉल्व हो सकती हैं, कभी कभी सॉल्व नहीं हो सकती, कभी कभी उसको कम किया जा सकता है, एंड कभी कभी कुछ नहीं किया जा सकता। तो आपको बस क्लैरिटी देना आना चाहिए एज एन एस्ट्रोलॉजर। मैं आपको यही बताऊंगा, या मैं आपको यही सिखाऊंगा अपने साइड से, ओके। मे भी आपको कोई और कुछ बोल दे, बट मैं यही बोलूँगा, ओके। तो उस तरीके से मैंने अभी बताया आपको कि 8th हाउस का ये ब्लॉकेज होता है, 8th हाउस का ये इशू होता है। तो 8th हाउस का जब ब्लॉकेज शादी के बाद आता है ना, तो मेनली इन लॉज से आता है, या फिर इन लॉज के घर में जितने भी उनका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उनसे आता है, या उनके घर से ही आ सकता है, ठीक है।
और ये आपके किस चीज़ को ट्रबल करेगा, करियर को ट्रबल करेगा, सबसे पहले करियर को ट्रबल करेगा। ऐसे तो सबसे पहले स्पिरिचुअल आपके ग्रोथ को ट्रबल करता है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, क्योंकि 9th हाउस है, उसके बाद और फिर करियर 10th हाउस, फिर आपके फ्रेंड सर्कल को, सोशल सर्कल को, ठीक है, और इनकम को 11th हाउस आपका, और 12th हाउस आपके फ्रीडम को, ठीक है, क्योंकि 12th हाउस आपका फ्रीडम होता है। तो जब 8th हाउस में ट्रबल है तो शादी के बाद इन सब में ट्रबल आता है। समझ में आ गया? तब हम क्या कर सकते हैं? अब मान लो किसी के शादी में अब कोई आया है आपके पास, वो शादीशुदा है वो इंसान, और ये ट्रबल्स हो रही हैं यहाँ से, तो आप क्या रेमेडी दोगे? ठीक है, अब यहाँ पे प्रैक्टिकल रेमेडी का बहुत बड़ा रोल होगा, ये तो आपको भी मालूम है, प्रैक्टिकल रेमेडी का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। तो आप क्या बोलोगे कि देखो, अगर ऐसा कंडीशन है, सन मून का है, या फिर कुछ और भी ट्रबल यहाँ पे हो सकता है, कुछ भी हो, तो आप उनको सीधा समझाओगे कि देखो ये ट्रबल यहाँ से आ रही है, ये ट्रबल यहाँ से आ रही है। आप प्रैक्टिकली वहाँ पे उस चीज़ को, ठीक है, रिजॉल्व करो अपने पार्टनर के साथ मिलके, अपने फैमिली के साथ बैठ के बात करके, और ट्राई करो कि आप अपने इन लॉज के घर से मूव करके कहीं और अपना घर बसाओ ना। ये रेमेडी हमेशा पावरफुल होती है। एंड मोस्टली आप देखोगे कि जिनके घरों में शादी के बाद प्रॉब्लम होता है ना, वो मेनली अपने इन लॉज के घर में ही रहते हैं शादी के बाद, तब होता है। ऐसे अगर अगर अलग अलग जाके रहते हैं कहीं पे, आप उसी शहर में रहो, ऐसा नहीं कि आप पूरे त्यागने बोल रहे हो आप अपने परिवार को, उसी शहर में रहो लेकिन आप अलग रहो, अगर ऐसा ट्रबल है तो, ठीक है। इसलिए मोस्टली इन लॉज के साथ में नहीं बनती है, ठीक है। इवन मेल्स के, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बस फीमेल के केस में ये होगा, नो नो, डोंट गेट इट रॉन्ग, ठीक है। दोनों के केस में प्रॉब्लम होता है, ओके। हो सकता है कि मेल जो है बहुत ही ज़्यादा अपने मदर से इन्फ्लुएंस्ड हो, ये भी होता है, फादर से इन्फ्लुएंस्ड हो, या कोई फैमिली मेम्बर से इन्फ्लुएंस्ड हो, और उसके कारण से ये मेल जो है शादी में अपने बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्बेंस ला रहा हो। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, इसको कट ऑफ करना पड़ेगा, और आप दोनों कहाँ जाओगे, ठीक है, कहीं अलग रहने के लिए। तो ये ज़रूरी होता है शादी के बाद, क्योंकि 7th हाउस से जब आप 8th हाउस में जाते हो, ठीक है, 7th हाउस में आपकी शादी हो गई, बॉन्ड बन गया, आपका रिश्ता बन गया, कमिटमेंट हो गया। यहाँ से 8th हाउस का मतलब है कि आप दोनों दो, ठीक है, जो भी दो लोगों की शादी हुई है, वो दो लोग जो है उनका पर्सनल लाइफ है, पर्सनल फैमिली है। अब ये फैमिली ब्रेक होगा यहाँ पे, एकदम बहुत रॉ होके पढ़ा रहा हूँ, बहुत ऑथेंटिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये फैमिली ब्रेक होगी, इसीलिए घर में लड़कियों की विदाई होती हैं, वेमेन विदाई जो हमारा सेरेमनी होता है इंडियन मैरिजेस में, आपने देखा होगा, इवन बहुत सारे मैरिजेस में होता है कि वेमेन विदाई होती है उसमें। एंड फिर मेल्स का वहाँ पे एक होता है। तो अब ये भी एक होता है कि मैंने क्या बोला अभी, कि अगर मेल के उस घर में अगर ये सारी इश्यूज़ हैं, तो देन फीमेल विल नॉट बी एबल टू लिव कंफर्टेबली, एंड मेल विल ऑल्सो फील सम ट्रबल, ठीक है। तो वहाँ पे इश्यूज़ होते हैं। लेकिन अगर ऐसा इशू है तो ऐसे में क्या एडवाइस दिया जाता है कि बिफोर गेटिंग मैरिड बिल्ड योर ओन पर्सनल हाउस या होम, वही हुआ, ठीक है, मे बी उसी शहर में या कहीं और, या कहीं आप जाके बसो। ये डिस्ट्रक्शन होना नेसेसरी है शादी के बाद। 7th के बाद 8th आता है, 8th में डिस्ट्रक्शन है। शादी जब आपने एक शादी एक बहुत बड़ी बात होती है ना, सेरेमनी हुआ है वहाँ पे, बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, या फिर बहुत बड़ी एनर्जी रिफ्लक्स वहाँ पे क्रिएट करा है ना आप दोनों ने, दो लोगों ने। तो उसके बाद फिर उस एनर्जी को कहाँ पे डिस्ट्रॉय तो करना पड़ेगा ना, या फिर उसको ये करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, अल्केमाइज करना पड़ेगा 8th हाउस में। नहीं करोगे तो क्या होगा, वो एनर्जी फ्लक्स जो है ना, रिफ्लेक्ट करेगा आपके पूरे लाइफ पे शादी के बाद। तो ये मेल फीमेल दोनों को ट्रबल कर सकता है, या बस फीमेल को ट्रबल कर सकता है, या बस मेल को ट्रबल कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल हु अप्रोचेज यू, डिपेंडिंग ऑन द चार्ट जो आप देख रहे हो, उसके हिसाब से आप पता लगा सकते हो कि ट्रबल किसको हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। मैं बस आपको इतना बता रहा हूँ कि आफ्टर मैरिज इट इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर बोथ ऑफ द पार्टनर्स to actually be detached from their family, from their home, and to actually look forward to building their own house, their own family, in a manner where there will be no influence by any external factor, whether it is family members, whether it is neighbors, whether it is friends, it could be no one. Because अगर वो हुआ, then that ends up in trouble in marriages. तो सारी जितनी भी मैरिजेस हैं उनमें ट्रबल्स यहीं से आता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि जिनके मैरिज में चीटिंग होती है, क्या उनमें भी पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं या इन लॉज इन्वॉल्व होते हैं? मे बी कुछ होगा इशू तब इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मोस्टली जहाँ पे चीटिंग होता है मैरिज में, वहाँ पे पेरेंट्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं होते, वहाँ पे इन्वॉल्व होता है आपका फ्रेंड सर्कल, ठीक है, या फिर आपका
वही फ्रेंड सर्कल में कॉलीग आ गया, फ्रेंड सर्कल आ गया, नेबर्स आ गए, तो उसमें वो सब कुछ इन्वॉल्व होता है। वो सारी चीज़ें एक्सटर्नल फैक्टर्स है। इवन इंटरनेट आजकल के टाइम पे बहुत बड़ा फैक्टर है चीटिंग में, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो इंटरनेट इज़ ऑल्सो अ बिग फैक्टर इन चीटिंग। तो वो सारी चीज़ें जो है फैक्टर है। तो जब भी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में आप जाओ, सिट डाउन विथ योर पार्टनर बिफोर गेटिंग कमिटेड, चाहे रिलेशनशिप हो या मैरिज हो, एंड टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस स्टफ्स। ठीक है, कि देयर शुड बी नो इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल थिंग्स। ऐसा नहीं कि आप लोगों से कट ऑफ करके सबके डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, नो, बट यू आर गोइंग टू बिल्ड अ लाइफ टुगेदर एंड देयर विल बी योर ओन फैमिली, देयर विल बी योर ओन हाउस। तो इस तरीके के गाइडेंस आपको देना पड़ेगा अपने क्लाइंट को। ओके, एंड अगर आपके भी ये चीज़ें हैं, इवन इफ अगर आप अनमैरिड हो, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को समझो। समझ में आ गया? तो सेवेंथ के बाद एट्थ आता है। एट्थ में डिस्ट्रक्शन होना नेसेसरी है, इसको याद रखिएगा। और एट्थ जो है इसको भी हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि कॉन्ज्यूमेटिंग द मैरिज। ठीक है, जो ये होता है द डे द नाइट आफ्टर द मैरिज। ओके, वो भी आता है एट्थ हाउस में। उसमें अगर ट्रबल हो जाता है किसी के, ये बताया जाता है, ओके, इट इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल थिंग इन एस्ट्रोलॉजी, कि अगर किसी के सुहागरात के टाइम पे या द नाइट आफ्टर द वेडिंग, अगर उसमें उस स्पेसिफिक नाइट में अगर ट्रबल है कपल के बीच में, देन पूरे ज़िंदगी भर जब तक वो साथ रहेंगे देयर विल बी ट्रबल। तो उनको या तो बिछड़ना पड़ता है या तो फिर उनके बीच में ट्रबल रहता ही रहता है। तो इसीलिए नाइट ऑफ द मैरिज, दैट इज़ कॉल्ड जहाँ पे कंज्यूमेट किया जाता है मैरिज को, वो हर कल्चर में होता है। ठीक है, और अलग अलग कल्चर इसको अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करता है। हमारे कल्चर में भी बहुत अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपने देखा होगा। तो उस तरीके से जो कंज्यूमेट होता है मैरिज, वो नेसेसरी होता है। ठीक है, जस्ट आफ्टर द मैरिज, बिकॉज वो आपके एट्थ हाउस की एनर्जी को रिन्यू करता है, रीब्रांड करता है। ठीक है, और आपके बॉन्ड को स्ट्रांग बनाता है एटर्नली, पूरे एटर्नली नहीं भी तो फिर एटलीस्ट फॉर दिस लाइफ। ओके, तो जिनका वो उसमें प्रॉब्लम होता है, कुछ इशू होता है, ठीक है, हो सकता है एक इंसान जो है मतलब बहुत एक्साइटेड है कि हाँ शादी हो गई, और एक इंसान अभी भी अपने पास्ट को लेकर के सफ़र कर रहा है। हो सकता है पास्ट में किसी से, ये मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। देखो बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसको पर्सनली लेके मत जाना। हो सकता है आप लोगों में से जो मेल होंगे ये सोचेंगे कि अच्छा ये फीमेल ऐसा कर सकती है, आप लोगों में जो फीमेल होंगी आप ये सोच सकते हो कि अच्छा मेल ऐसा करेगा। नहीं, हो सकता है आप ही मतलब आप मेल हो और आप ही ये चीज़ सोच रहे हो, है ना, आपके पास आपका ही कुछ ऐसे पास्ट चीज़ हो सकता है। तो दिस इज़ वाई व्हेन यू लर्न एस्ट्रोलॉजी, ओके, दिस इज़ अ साइंस वेयर यू नीड टू लेट गो ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग्स। ओके, आप यहाँ पे हो एज अ सीयर, एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज अ ज्योतिष। तो ये सारी चीज़ें आप भूल जाओ कि यू आर ऐसे मेल फीमेल या मेरे चार्ट में क्या है, मेरे लाइफ में क्या। इसको ऐसे समझो कि एकदम आउटर लुक से देखो, बर्ड आई व्यूज़ देखो। और अगर आप में प्रॉब्लम है तो आप उसको समझो, अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में किसी में प्रॉब्लम है तो आप उसको भी समझो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर किसी का पास्ट इशू होता है, कुछ कुछ पास्ट बैगेज होता है, कुछ पास्ट कुछ भी होता है, या फैमिली की तरफ से कुछ होता है, देन दे आर नॉट इमोशनली अवेलेबल at the time of the consummating, when the consummating of the marriage happens, okay, or even at the time of the फेरा and all the time of the शादी, या फिर जो भी रिसेप्शन और सेरेमनी जो भी होता है। ठीक है, अगर दे आर इमोशनली नॉट इन्वॉल्व और वन पर्सन इज, देन द मैरिज इज़ नॉट एक्चुअली फुलफिल्ड। चाहे मंत्र वंत्र हो गए, सब कुछ हो गया, बट हुआ नहीं है। तो इस तरीके से मैरिज में ट्रबल आता है। सो इसके लिए क्या रेमेडी है? अगर आपके पास कोई आया चार्ट दिखाने के लिए कि मुझे इससे शादी करनी चाहिए या नहीं चाहिए, आप क्या बोलोगे? बैठो साथ में, ये सारी चीज़ें डिस्कस करो कि पास्ट में क्या था, इस पास्ट में क्या था, फैमिली में क्या चीज़ें हैं। ठीक है, फैमिली से क्या इशू है वो भी बताओ। आप अपने पार्टनर से पूछो कि मेरे फैमिली से आपको क्या इशू है, और आप उनको बताओ कि आप उनके फैमिली से आपको क्या इशू है। सारी चीज़ों को खोल के बाहर रखो। ठीक है, अगर सारी चीज़ें खोल के बाहर रखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि यू शुड बी टुगेदर, देन यू बी टुगेदर। दिस इज़ द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू इफ़ यू आर सिंगल एंड इवन इफ़ यू आर मैरिड, एंड इवन मतलब जो भी लोग इसको देखेंगे इस वीडियो को फ्यूचर में, उनके लिए भी। एंड व्हेन यू बिकम एन एस्ट्रोलॉजर, व्हेन यू गाइड पीपल, तो दिस एडवाइस यू शुड बी गिविंग टू द कपल्स और पीपल हु कम टू यू रिगार्डिंग मैरिज एडवाइस। ठीक है, मोस्टली ये सिंगल लोगों के लिए ये बेस्ट एडवाइस है। ओके, कि आप बैठो, इवन मैरिड, आप बैठो, सारी चीज़ों को फिक्स मतलब लगाओ, रखो सामने में। ठीक है, और सारी चीज़ों को खोल के रखो। अगर लगता है आपको कि ये सब कुछ जानने के बाद भी यू कैन गेट अहेड इन टू योर रिलेशनशिप एंड यू कैन गेट मैरिड, देन आप करो। उसके बाद फिर दुनिया की कोई ऐसी पावर नहीं है जो आपको प्रॉब्लम देगी, और आपका पार्टनर कभी चीट भी नहीं करेगा। ऐसे केस में बहुत लेस चांसेस बन जाते हैं कि चीटिंग वीटिंग होगी या कुछ ऐसा वैसा होगा। लेकिन लोग ऐसा करते नहीं है। ओके, पीपल डोंट डू दिस, पीपल जस्ट गेट मैरिड। ओके,
मतलब बहुत ही अलग तरीके का वो चल रहा है, मतलब बात भी नहीं करना चाहते हैं इसके बारे में, एकदम इग्नोर कर देते हैं इस फैक्ट को कि मेरे मुझे प्रॉब्लम है मेरे स्पाउस से, होने वाले स्पाउस से। एंड इसके कारण से शादी के बाद फिर ट्रैवल स्टार्ट होता है, डिवोर्स होता है, चीटिंग होता है, फैमिली अब्यूज़ होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, इवन क्राइम्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर जो बच्चा पैदा होता है उस पर इशू होता है, एंसेस्ट्रल उस पर कार्मिक लोड आ जाता है, मदर के साइड से, फादर के साइड से। तो इस तरीके से एवरीथिंग हैपन्स इन द वर्ल्ड, एंड आप इतनी सारी चीज़ों को समझते हो चार्ट को देख करके। ठीक है। एक और चीज़, रिलेशनशिप को कमिटेड बनाने से पहले, शादी करने से पहले, या कुछ भी ऐसा एक एकदम बॉन्ड बनाने से पहले जो सेवन्थ हाउस में होता है, इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू नो अबाउट ईच अदर। आप अपनी भी चीज़ें उनको बताओ और उनकी भी चीज़ें आप जानो, इमोशनली एंड हर जगह से, एवरीथिंग। बिकॉज सेवन्थ के बाद एट्थ हाउस से, ठीक है, तो एट्थ हाउस सेवन्थ से सेकंड आता है। सेकंड, फर्स्ट सेवन्थ एंड एट्थ सेकंड, तो एट्थ हाउस इज द सेकंड फ्रॉम सेवन्थ हाउस। योर पार्टनर मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट यू, एवरीथिंग, इवन इफ इट इज़ सीक्रेट थिंग। ठीक है। एंड यू शुड ऑल्सो टेल, यू शुड ऑल्सो नो एवरीथिंग अबाउट देम। और अगर ऐसा हुआ कि देर इज स्टिल समथिंग जो ऐसा हो जो हिडन हो, तो देन इन फ्यूचर इट कम्स अप एंड इट ट्रबल्स द रिलेशनशिप और मैरिज। ओके। सो इस तरीके से मैरिज में ब्लॉकेज या मैरिज में प्रॉब्लम्स आती हैं। ये एट्थ हाउस का प्रॉब्लम है मैरिज के लिए, समझ में आ गया। फोर्थ हाउस का प्रॉब्लम कहाँ से आता है मैरिज में, पता है, बहुत सिंपल है। जब इंसान अपने फैमिली से बहुत अटैच्ड होता है, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, फिर बात वहीं बार बार मेल फीमेल पे आती है, लेकिन जनरल में बता रहा हूँ, कोई भी हो सकता है। ठीक है। अपने पूरे फैमिली से अटैच्ड है, अपने मदर से अटैच्ड है, अपने फादर से अटैच्ड है, अपने ब्रदर से अटैच्ड है, अपने सिबलिंग से अटैच्ड है, या फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके सर पे है। ओके। इस इंसान के सर पे अपने पेरेंट्स की या फिर अपने फैमिली की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके कारण से अपने ये मैरिज में टाइम नहीं दे पा रहा, या अपने पार्टनर, इसका जो पार्टनर है, इस चीज़ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा बीच में। तब ऐसे केसेस में भी शादी में ट्रबल आता है। तो ये ट्रबल कहाँ से आ रहा, फोर्थ हाउस से आ रहा। तो आप देख रहे हो कि मोक्ष जो है, ये मोक्ष का घर है ना, ठीक है, मोक्ष का घर है ये। तो इसमें ट्रबल कौन दे रहा है, मैरिज दे रहा है सबसे पहले। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके। आप ये सोचोगे ना कि ऐसा मोक्ष के घर में मैरिज कैसे ट्रबल दे सकता है ना, लेकिन देता है। तो और एक चीज़ और क्या दे रहा है आपका, आपने जितने लोगों से, देखो मैरिज भी एक तरीके से आपने जब करा है ना, तो कमिटमेंट है। ओके। बहुत डिवाइन चीज़ें हैं मैरिज, लेकिन उसमें भी ना एक कॉन्ट्रैक्ट आता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या, कि आई विल बी योर्स एंड यू विल बी माइन फॉर एवर, ऐसा मतलब एक वो होता है ना, प्रॉमिस करते हो आप लोग सबको बैठ, चाहे वो किसी भी कल्चर का मैरिज हो। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो सिक्स्थ हाउस होता है, देखो। ठीक है। तो सिक्स्थ हाउस में वो प्रोमिस किए जाते हैं। चलो, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं कि पेपर साइन, कहीं कहीं कोर्ट मैरिजेस में पेपर भी साइन होता है, तो वो सिक्स्थ हाउस। ठीक है। किसी का अगर सिक्स्थ हाउस सेवन्थ हाउस का कनेक्शन हो तो कोर्ट मैरिज हो सकता है। ठीक है। उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि सिक्स्थ हाउस में जब ट्रबल होता है, ब्लॉकेज आता है, कि आप प्रोमिस नहीं रख पाते हो, ठीक है, या आप बहुत डिटैच इंसान हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हो, एंड जब आप रिलेशनशिप में जाते हो तब आप मतलब मैरिज में ट्रबल होता है, जिसके कारण से आप मोक्ष के घर में जाने में प्रॉब्लम होता है। एट्थ हाउस में प्रॉब्लम होता है, फिर ट्वेल्थ हाउस में प्रॉब्लम होता है। तो ये 4, 8 और 12 ऐसे ही काम करता है। इवन 4 से 8 जाने के लिए आपको अपने पहले घर से सेटिस्फाई होना पड़ेगा हर तरीके से। 8 में आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, सब कुछ जलाना पड़ेगा, अपनी ईगो वगैरह को। फिर ट्वेल्थ में आपको लेट गो करना पड़ेगा हर चीज़ को। ठीक है। चाहे वो कोई भी फीलिंग हो, कुछ भी हो, आपको एकदम शांत बनना पड़ेगा। यू विल हैव टू बिकम नॉन रिएक्टिव। तो 4, 8 और 12 की जब बातें मैं कर रहा हूँ ना, तो ये स्पिरिचुअल ही होंगी। ओके। इसमें मैं मटेरियल कुछ नहीं जोड़ सकता, बिकॉज ये मटेरियल हाउसेस है नहीं, है ना। मटेरियल जोड़ूंगा तो फिर फ़ायदा नहीं है हमारा एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का। ठीक है। मटेरियल के तो फिर आप एक दो कुछ रेमेडी कर लो, मटेरियल आपका ठीक हो जाएगा, फिर क्यों ही पढ़ना एस्ट्रोलॉजी। तो 4, 8 और 12 हाउस ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेस होते हैं। हमारा धर्म, अर्थ और काम जो होता है, वो तीनों हमें यहीं तक लाता है। ठीक है। धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों आपको मोक्ष तक लेके जाते हैं। तो इस तरीके से हमने समझा कि 4, 8 और 12 हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसके ब्लॉकेजेस जो होते हैं देख लिया आपने ना। सिक्स्थ हाउस हो सकता है, इधर में इसका 10th हाउस ब्लॉकेज हो सकता है, 8 से 12 में, और 12 से यहाँ पे सेकंड हाउस ब्लॉकेज हो सकता है। तो इसमें देखो आप कुछ नोटिस करोगे, फैमिली दो दो बार फैमिली इसमें ब्लॉकेज बन जा रहा है, सेकंड हाउस फैमिली। ठीक है। और इसमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, आपका प्रॉमिस, आपका डेट, आपका डिजीज़, ये सब कुछ। ठीक है। षड रिपू जो होते हैं, आपका गुस्सा, आपका रिवेंज, आपका हेट, आपका लव, जो भी है, जो भी ऑब्सेसिव नेचर या अटैचमेंट हो, सब सिक्स्थ हाउस में है ना।
एंड वो क्या बन रहा है आपके 8th हाउस के डेथ, मतलब डेथ यहीं पे होती है ना, तो डेथ तक आप नहीं जाना चाह रहे बिकॉज आपको डर लग रहा, क्योंकि आपको अकेले रहने से डर लगता है, क्योंकि आपको अपने अंदर की फीलिंग को फेस करने से डर लगता है। तो 6th हाउस का ब्लॉकेज आपको 8th हाउस तक मूव नहीं होने दे रहा, और यहाँ पे मोक्ष में प्रॉब्लम हो रहा है। तो जब तक ये सर्किट कंप्लीट नहीं होता है तब तक इंसान खुश नहीं हो पाता। तो जो डिप्रेशन होता है इंसान को, वो यहीं इसी 3 हाउसेस से देखा जाता है, या फिर डिप्रेशन या किसी भी तरीके का मेंटल इशू, इमोशनल इशू कोई भी इंसान फेस करता हो तो 4, 8 और 12 से देखा जाता है। और जब ये 4, 8 और 12 में इमोशनल, मेंटल इशू, हेल्थ, ऐसे कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो इंसान के धर्म, अर्थ और काम तीनों पे प्रभाव पड़ता है, और वो इंसान चारों में फेल हो जाता है। चारों लाइफ जो फोर्सेस हैं, जो फोर्सेस ऑफ एनर्जी है, चारों 4 फोर्सेस ऑफ एनर्जी, ब्यूटीफुल फोर्सेस ऑफ एनर्जी, forces of nature, they actually get unbalanced and you are not able to fulfill your happiness, your life, okay, your daily routine, whatever it may be, and you are not able to find meaning in life when ऐसा होता कब है, जब 4th, 8th और 12th में ट्रबल हो, ठीक है। सो वेन एवर देयर इज मेलिफिक इन दी 4th, 8th और 12th, क्या हम ये बोल सकते हैं कि 4th, 8th और 12th में ट्रबल होगा? येस, यू कैन से दैट, बट जरूरी नहीं है। कोई भी प्लानट हो, कोई भी घर हो, ठीक है, खासतौर पे जब 4, 8 में और 12 में आता है, उसका पूरा का पूरा पर्पस, अब ये नई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अब उसका पूरा का पूरा पर्पस जो है ना, आपको मोक्ष देना है, ओके, चाहे वो मैलिफिक हो चाहे बेनिफिक हो। बेनिफिक अपने तरीके से मोक्ष देगा, मैलिफिक अपने तरीके से मोक्ष देगा, इतना तो आपको पता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि किसी का 8th हाउस में राहु है, तो वो अपने तरीके से आपको मोक्ष दिलवाना चाहेगा। वो क्या करेगा, आपको बहुत एक्सप्लोर करवाएगा चीज़ों को। अगर आपके डिज़ायर पे कंट्रोल आपको नहीं है, ठीक है, डिज़ायर्स कहाँ से देखे जाएंगे आपके, जो आपका वो कामा त्रिकोण था, राइट, 3, 7, सॉरी हाँ 3, 7 और 11, तो वहाँ से अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा, वो आपका राहु 8th हाउस में उन डिज़ायर्स पे बहुत ज़्यादा भागेगा उसको लेकर के। लेकिन अगर 3, 7 और 11 कंट्रोल कर लिया, तो वो डिज़ायर आपके जब कंट्रोल में हो गए, तब आपका राहु जो है कंट्रोल हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल कोई आता है आपके पास में, उसके 8th हाउस में राहु हो, तो आप क्या करोगे, राहु का रेमेडी दोगे, 8th हाउस का लॉर्ड का रेमेडी दोगे, क्या रेमेडी दोगे? आप क्या करोगे, आप देखोगे कि 5th हाउस में, 6th हाउस में, 7th हाउस में जो साइंस हैं, जो प्लैनेट्स हैं, वो इस इंसान को कैसे नचा रहा है, या फिर इसके काम त्रिकोण में क्या इशू चल रहा है, ठीक है। आप उनसे पूछोगे आपको क्या चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, ओके। लेकिन आप उनको पूछो कि देखो ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आप ये बोलो कि आप कर क्या रहे हो, ओके, लाइफ में, तब वो बोलेंगे कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, बिकॉज मैं चाहता बहुत कुछ हूँ लेकिन कर नहीं कुछ पा रहा। इट ट्रबल राहु इन 8th हाउस, ओके। तो ऐसे लोगों का वो नेचर होता है। मोस्टली ये लोग हेल्प नहीं सीख करते, ये भी एक चीज़ है। तो जल्दी आपको राहु 8th हाउस ना आपके पास सेशन में आएंगे नहीं, आ गए तो बहुत बड़ी बात है। तो क्योंकि उनको हेल्प सीख करना पसंद नहीं होता, केतु सेकंड में है ना, तो उनको लगता है कि उनको सब पता है। ये होता है जब भी केतु सेकंड या फर्स्ट में आएगा, तो वो जल्दी हेल्प सीख नहीं करते लोगों से, ओके, क्योंकि उनको मतलब थोड़ा इनसिक्योरिटी होता है खुद से लेकर के कि व्हाट इफ़ दे जज मी, ओके। तो वो डरते हैं इस बात से। इसको भी याद रखिएगा, केतु जहाँ भी बैठेगा, इंसान उस हाउस की चीज़ों को रिलेटेड लेकर के डरेगा, ठीक है। केतु अगर 4th हाउस में है, इंसान अपने मदर को खोने से डरता है, बहुत अटैच होगा अपने मदर से, बहुत इमोशनली अटैच्ड होगा, अपने घर से बहुत अटैच्ड होगा, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बहुत अटैच्ड होगा। आप लोग सुनते हो ना कि केतु डिटैचमेंट देता है, नहीं, ऐसा नहीं है। केतु देता है अटैचमेंट, वो सिखाना चाहता है डिटैचमेंट आपको। इसमें ना बहुत बड़ा फ़र्क होता है। लोगों ने इसको फैला दिया है बहुत ज़्यादा कि केतु डिटैचमेंट देता है, नहीं, देता नहीं है। डिटैचमेंट का कारक है। किताबों में आप पढ़ोगे या ऋषियों ने जब बोला, केतु डिटैचमेंट का कारक है, मोक्ष का कारक है, मोक्ष। डिटैचमेंट भी उन्होंने नहीं बोला, डिटैचमेंट तो नया वर्ड है ना। उन्होंने क्या बोला कि केतु मोक्ष का कारक है। तो मोक्ष का कारक यानी कि केतु जब 4 और 8 में और 12 में बैठेगा, तो इसका मतलब है कि मोक्ष का कारक अगर मोक्ष के घरों में बैठेगा तब तो अच्छा रिजल्ट देगा वो, यही ना समझोगे आप। तो ऐसा नहीं है, अगर मोक्ष का कारक मोक्ष के घरों में बैठता है, तो उस मोक्ष के घर से जो भी चीज़ें संबंधित हैं, जो भी चीज़ें रिलेटेड है, सॉरी फॉर हिंदी, मैं ज़्यादा हिंदी में बोल रहा हूँ ताकि मेरा फ्लो ना टूटे। तो मोक्ष के घरों में अगर सिचुएटेड केतु है, तो वहाँ से रिलेटेड आपको चीज़ों को लेकर के वो अटैचमेंट, क्यूरियोसिटी, इनसिक्योरिटी, फियर एंड हर तरीके का ड्रामा आपके अंदर में भर देगा। और सब इंटरनल होगा, बाहर से कुछ नहीं होगा, सब इंटरनल होगा। केतु का काम ही है इंटरनल, बाहर से कोई इशू नहीं वहाँ पे, ठीक है। और आपको लगेगा कि बाहर से सब आपको इशू कर रहे हैं, बट है सब इंटरनल इशू, इसको याद रखिएगा। तो उस हाउस पे जब आप डिटैच करना सीखते हो, जब आपको बहुत पेन और हर्ट मिल जाता है लाइफ में, जब आप बहुत ठोकरें खा चुके होते हो, तब आप एक दिन उठते हो और बोलते हो कि नहीं,
इतना अब नहीं होगा मेरे से, अब मैं सब त्याग रहा हूँ या त्याग रही हूँ, एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू डिटैच माई सेल्फ, आई फाइंड इनर सेटिस्फैक्शन, सेल्फ क्या उसे बोलते हैं, वैल्यू, आई फाइंड वैल्यू इन माई सेल्फ, आई अप्रिशिएट माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, एंड आई सी नाउ दैट द प्रॉब्लम वॉज मी ओनली, द वर्ल्ड वॉज जस्ट लाइक जैसा है वैसा ही है, बाहर से कोई मुझे कुछ नहीं कर रहा। तब ऐसे लोग, केतु जिनका 4th 8th 12th या ऐसे घरों में हो, देन दे रियलाइज देम सेल्फ। तो केतु इज़ द मोक्ष कारक का ट्रू। केतु एक ही ऐसा ही प्लानट है, एक ही प्लानट केतु ही ऐसा है जो आपको मोक्ष दिलवा सकता है। अदर प्लानट्स कैन ऑल्सो गिव यू मोक्ष, बट केतु इज़ द बेस्ट अमंग देम। ठीक है, वाई? बिकॉज द फर्स्ट नक्षत्र दैट वी हैव दैट इज ऑफ केतु। ओके, द फर्स्ट नक्षत्र दैट वी हैव इज ऑफ केतु, अश्विनी नक्षत्र। तो केतु इज द वन हु बाइंड्स योर सोल टू दिस बॉडी। ओके, योर बॉडी डज नॉट, उसे क्या बोलते हैं, योर सोल डज नॉट नीड अ बॉडी। किसी ने मेरे से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था अभी पिछले Q&A में कि हमारे सोल को बॉडी की ज़रूरत क्यों होती है। योर बॉडी डज नॉट, सॉरी, योर सोल डज नॉट नीड अ बॉडी, योर बॉडी नीड अ सोल। अब आप बोलोगे सर बॉडी तो पहले हुआ नहीं, अब सोल फिर उसमें क्यों जाएगा? बॉडी तो एग्जिस्ट नहीं करता पहले प्लेस में, नहीं करता है। बॉडी एग्जिस्ट करता है तभी तो सोल को आना पड़ रहा है ना। तो ये समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट डोंट वरी, धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप वो करोगे ना, मेडिटेशन करोगे, आपको इसका इनर रेजोल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि इसको समझाना बस की बात नहीं है ना, वो वर्ड में नहीं बता सकता मैं आपको, वो फील करना पड़ेगा आपको। तो ये जो बॉडी है वो रिक्वायर करता है सोल को। इसीलिए केतु जो है अश्विनी नक्षत्र में, केतु जो है, ठीक है, केतु केतु वो क्या करता है, सोल को ला करके ट्रैप करता है, ठीक है, इस बॉडी में जो इसकी रिक्वायरमेंट है। और इसी बॉडी में सारा आपका पेन, सफरिंग, लव, अटैचमेंट, डिटैचमेंट सब इसी में है, सारा कुछ इसी में है। इवन कार्मिक बॉडी भी यहीं से जुड़ा हुआ है। ओके, सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर इन योर ओन बॉडी। जब केतु ने अश्विनी से ला करके उसको अटैच कर दिया आपके बॉडी में, सोल को, एंड देन इन द एंड पाइसिस नक्षत्र में सबसे लास्ट नक्षत्र कौन है? रेवती है, राइट, रेवती है। और रेवती को रूल कौन करता है? मर्क्यूरी। आप बोलोगे सर मर्क्यूरी लास्ट को उसको क्यों रूल करा, केतु को रूल करना चाहिए था, केतु तो मोक्ष दिलवाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपके सोल को आपके बॉडी की ज़रूरत नहीं है, आपके बॉडी को आपके सोल की ज़रूरत है, ठीक है। इसीलिए फर्स्ट हाउस में केतु आता है, क्योंकि आपको बॉडी बॉडी को है ना, आपके सोल की नेसेसिटी है। तो फर्स्ट हाउस में केतु ने आपको सोल दिया। ओके, सोल जब आ गया, आप जिंदा हो गए, आप एज अ ह्यूमन बींग यहाँ पे हो, ये सारी चीज़ें सुन रहे हो। एंड इन द 12th हाउस, नाउ दैट इट इज़ द टाइम कि सोल का वो हो गया, नाउ इट नीड्स मर्क्यूरी। वाई मर्क्यूरी? बिकॉज मर्क्यूरी इज़ अनबायस, एंड मर्क्यूरी इज़ रिलेटेड टू व्हाट? मर्क्यूरी इज रिलेटेड टू योर एंसेस्ट्रल प्लेन। ओके, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो मुक्ति। इसीलिए मर्क्यूरी को भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है। बिकॉज जब भी आप किसी इंसान का वो शांति या फिर आप ऐसे कुछ करते हो ना, रिचुअल्स होते हैं पितृ शांति के लिए, उसमें भगवान विष्णु का अबॉर्ड उनको भेजा जाता है। भगवान विष्णु का अबॉर्ड यानी कि वैकुंठ, वैकुंठ बोला जाता है उसको। दैट्स वाई मर्क्यूरी इज रिलेटेड टू रेवती, ठीक है। और कोई प्लानट वहाँ पे होता तो वो ना फिर चीज़ों को मिक्स कर देता, लेकिन मर्क्यूरी जो है बहुत अनबायस्ड है। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी बहुत अनस्टेबल है। तो जो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल प्लानट है वही सबसे ज़्यादा अनबायस्ड भी है। इसको समझना आप। क्यों? क्योंकि अनस्टेबल है, इसका मतलब है कि वो किसी के साथ मिक्स होगा तो तुरंत उसमें वो नेचर आ जाएगा उसका, वो सब चीज़ों को भंग कर देगा। लेकिन अगर वो लास्ट में जब आप अपने माइंड को अनरिएक्टिव और माइंड को पूरा प्योर कर लेते हो, इसलिए मैंने बोला ना चित्त शुद्धि, मेडिटेशन करते करते इंसान चित्त शुद्धि करता है, या मेडिटेशन नहीं भी कर रहा है, एक हेल्दी हैप्पी लाइफ भी जीता है ना, एंड एंड में बुढ़ापे में जब पूरा एकदम सेटिस्फाई हो जाता है, तब उसका माइंड शांत हो जाता है। तब उसके माइंड में जब वो शांति आती है, वो मर्क्यूरी की मर्क्यूरी का स्टेबल अनबायस्ड नेचर होता है जो रेवती देता है, यानी कि एक शांत समुंदर, ओशन। ओके, एकदम वेरी काम ओशन, लाइक डीप ओशन, उसमें कोई लहर कोई कुछ नहीं। देखा है ना आपने वो, जैसा कि क्षीर सागर जिसको हम लोग बोलते हैं, भगवान विष्णु का अबॉर्ड, फिर से वही आ रहा हूँ मैं। तो वही चीज़ वहाँ पे डेवलप होता है आपके माइंड में। तो जब सोल बॉडी को लीव करता है तो वो बिना इम्प्रेशन के, बिना किसी इम्प्रिंट के लीव करता है, एंड दैट वे यू गेट दी मोक्षा। ओके, सो इसको हम लोग समझते हैं, और ये बहुत रेयर होता है, सबके साथ नहीं होता, ठीक है। करोड़ों में कुछ ही लोगों का होता होगा, एंड वो भी नहीं होता होगा आज के टाइम पे। तो इसीलिए उस स्टेट में हमें जाने के लिए स्पिरिचुअल लाइफ लीड करना पड़ता है, एक बैलेंस्ड लाइफ लीड करना पड़ता है, डिटैचमेंट के साथ, बिना अटैचमेंट, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख करके, विदाउट एनी टू मच इंडल्जेंस इनटू आवर ओन थिंग्स एक्सटर्नली, और इंटरनल होकर के इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। चाहे वो आप साधना करो, मेडिटेशन करो या योगा करो, देर आर मेनी मेथड्स टू डू दैट। ओके,
सो इस तरीके से हमने समझा कि मोक्ष का हाउस क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है, ब्लॉकेज कैसे क्रिएट होता है। देखो ये जो मेरा कोर्स है, मैंने एकदम कोर्स के एकदम स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये जो कोर्स होगा ये है एक्चुअली में प्रेडिक्शन कोर्स। ठीक है, तो प्रेडिक्शन कोर्स में हम क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, ब्लॉकेज फाइंड करते हैं, उसका रेमेडी देखते हैं, उसके सोल्यूशन देखते हैं, प्रैक्टिकल हो चाहे पूजा पाठ वाला रेमेडी हो चाहे कुछ अलग रेमेडी हो, हम लोग देखते हैं उसको। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो इस पूरे कोर्स में मैं इसी को पढ़ाने वाला हूँ। ना मैं नक्षत्र पढ़ाऊँगा, ना मैं प्लैनेट्स के बारे में ज़्यादा कुछ ऐसे बताऊँगा। हो सकता है कभी कभार कॉम्बिनेशन कुछ बता दूँ अगर मन किया तो, बट ऐसे कुछ वो सब है नहीं इसमें। ठीक है, तो आपको ये पता था जब आपने इनरोल किया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो अगर आपको लग रहा हो कि यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर्स, आप उसको दोबारा देखो, आप उसको अपने चार्ट से रिलेट करो और अपनी लाइफ में भी आप उसको रिलेट करके देखो, क्योंकि मैं यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ ये शायद ही आपको कहीं पे मिलेगा। और ये मैं बिल्कुल भी बिना ईगो के बोल रहा हूँ, ठीक है, ट्रस्ट में। एकदम हम्बल होके बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर होता क्या है ना कि जो अच्छे टीचर्स होते हैं ना, ओके, जो रियली में अच्छे टीचर्स या अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ करके बना बना के पढ़ाए। उनके पास हज़ारों बच्चे आते हैं पढ़ने, सौ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो वो बहुत स्टेप वाइज एक ना वो बना करके पढ़ाते हैं। तो जब तक आप उनके पास इंडिविजुअली जाकर नहीं पढ़ोगे तब तक वो हो नहीं पाता। तो वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें ना इतना डेप्थ नहीं फाइंड कर पाओगे, बहुत कम होता है कि आप फाइंड कर पाओ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं बस कुछ ही लोगों को पढ़ाता हूँ और बहुत टाइम लेके पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मेरा पढ़ाना एक ना वो है, उसे क्या बोलते हैं, आई लाइक टीचिंग। ठीक है, मैं बचपन से पढ़ाता ही आ रहा हूँ, तो इसीलिए पढ़ाना मुझे पसंद है एंड मुझे लेक्चर देना पसंद है। ओके, तो क्या बोल रहा था, हाँ, तो ये क्लास मुझे लगता है यहाँ पे एंड करना चाहिए, टाइम हो चुका है। आप लोग डाउट पूछ लो। ठीक है, बाधक देखते हैं, कल पढ़ाऊँगा मैं, बाधक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कल बाधक पढ़ाऊँगा मैं। एनी क्वेश्चंस इफ़ यू हैव यू कैन आस्क नाउ। गो अहेड, गो अहेड। या या निजम मैम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। थैंक यू सर। तो आप जब बोल रहे थे कि फोर्थ हाउस इज इट सिग्निफाइज दैट इटसेल्फ कैन शो कि डिससैटिस्फैक्शन अगर वहाँ है, ब्लॉकेजेस वहाँ हैं, तो इट लीक्स इनटू ऑल द अदर हाउसेस। या तो इट सीम्स ऑलमोस्ट कि वो फोर्थ हाउस इज बोथ पेरेंट्स, या फिर इफ यू आर लिविंग इन अ कंबाइंड फैमिली एवरीबडी, तो तो वो मदर और वो फादर का वो लाइक व्हाट, हाउ डज इट शो कि वो Okay. फोर्थ हाउस, हु इज इट, whose energy is it? I'll tell you. First of all, it is of your mother, priority wise. Okay, first of all. उसके बाद then both your mother and father. Okay, parents. And if somehow अगर parents नहीं हैं, then the immediate somebody who is your like parents. Okay, जो आपका देखभाल कर रहे हो बचपन से, ऐसे लोग। तो दीज आर द, ऐसे करके आप प्रायोरिटी वाइज जाओगे। ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ऑलवेज मदर, बिकॉज वी आर इन आवर मदर वोम व्हेन वी गेट बर्थ ना, तो पहला कनेक्शन मदर के साथ होता है, तो दैट फोर्थ हाउस इज मदर ओनली पहले, फिर पेरेंट्स। इस तरीके से आप देखोगे। अच्छा, ओके, थैंक यू। तो फिर कनेक्टेड टू दैट कि अगर वहां पे गुरु हैं, हाँ, तो व्हाई इज इट कंसिडर्ड कि वो उनका फादर फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे? इज इट बिकॉज गुरु सिग्निफाइज? यस, एग्जैक्टली। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली, अगर गुरु है या फिर कोई मेल प्लैनेट भी है, मेल प्लैनेट होते हैं हाँ, ना, जैसे मार्स हो गया, सन हो गया, ऐसे प्लैनेट्स सन, अगर वहाँ पे, हाँ, हाँ हाँ, तो फादर का ज़्यादा वहाँ पे शो करता है। अच्छा, एक और छोटी सी चीज़, अगर मेल प्लैनेट वहाँ पे है तो ये भी हो सकता है कि मदर जो है ना, मदर माइट बी लिटिल बिट मैस्कुलिन और मदर माइट बी लिटिल बिट डोमिनेटिंग, या उस प्लैनेट की चीज़ों को कैरी करेंगे। जैसे सैटर्न फोर्थ हाउस, मदर विल बी स्ट्रिक्ट, ओके, फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली। तो इस तरीके से। अच्छा। एंड वो कभी अगर आप अभी मैरिड हैं तो वो क्या मैरिज हाउस को सिग्निफाई करेगा? नहीं, लाइक नाउ यू आर लिविंग विद योर हस्बैंड एंड वाइफ। यस, इट विल एक्चुअली। अगर आप शादी करके अपने फैमिली बनाते हो ना, तो फिर हाँ, तब आपका जो फोर्थ हाउस है, वो एक तो आपका पेरेंट वाला हाउस भी हो जाएगा, वो भी है, लेकिन अब जो है वो आपके मैरिड जो फैमिली है, वो जो होम आपने बनाया, घर बनाया, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो क्या वो एज के साथ चेंज होता है, लाइक एज एंड विल इट डिपेंड कि वहां पे कौन सा प्लैनेट है और उसकी मैच्योरिटी क्या है? दैट दोनों पे डिपेंड करता है, एज पे भी और प्लांट्स वगैरह पे भी, दशा पे भी, और आपने ये भी डिपेंड करता है ना कि इंसान सिंगल है या मैरिड है, तो इस तरीके से। ओके, थैंक यू। फोर्थ हाउस से ये भी पता चलता है कि आपका घर कैसा होगा, आपके पास गाड़ियाँ होंगी कि नहीं होंगी, तो ये सब कुछ होता है।
ओके निखिल। ओके। हाय सर। सर हम्म, मेरा क्वेश्चन ये था, जब अपन लोग 8 हाउस की बात कर रहे थे तो हम्म, उसमें शादी के बाद या फिर शादी के वजह से सपोज जो पार्टनर है उसकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी वगैरह की बातें की। बट सपोज अगर अपन को कोई नेटिव आया, उसके चार्ट में दिख रहा है कि हाँ देर इज अ प्रॉब्लम विथ हर, मतलब विथ हिज और हर स्पाउस, ठीक है, इमोशनली अनस्टेबल। हम्म, तो सपोज अगर अपन कोई स्पिरिचुअल रेमेडी नेटिव को देते, तो हम्म, क्या जैसे जैसे उस नेटिव की एनर्जी इंक्रीज होगी स्पिरिचुअली, उसका और इंक्रीज होगा, तो क्या उसी टाइम जिसका पार्टनर है, जिससे उसकी अब तक शादी नहीं हुई या फिर जो होने वाली है, तो क्या उसकी भी एनर्जी राइज होगी और वो अपने ट्रॉमा से बाहर आएगा या फिर अपने आप को हील करने का ट्राई कर पाएगा? ब्यूटीफुल क्वेश्चन एक्चुअली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू, अगर आप ऐसे रेमेडी देते हो, कोई भी रेमेडी देते हो अपने नेटिव को, तो इट विल वर्क ऑन योर नेटिव ओनली पहले तो जब नेटिव पे वो वर्क करेगा देन इट माइट एक्चुअली इंप्रूव देयर रिलेशनशिप। अगर उनमें प्रॉब्लम है, उनके मैरिज में अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम है, तो उनके साइड से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एंड द प्रॉब्लम्स विल बी लाइक गॉन। लेकिन अगर उनके पार्टनर से की तरफ से प्रॉब्लम है, इनके तरफ से सब कुछ ठीक है, देन इट माइट नॉट जैसा सोचा ना कि इन्होंने रेमेडी कर दी तो सामने वाला पार्टनर भी चेंज हो जाएगा, तब वो नहीं हो पाएगा मोस्टली। ये बहुत मतलब एकदम सिंपल बात है, नहीं हो पाएगा। अच्छा, देर आर ऑल्सो सम रेमेडीज़ जो दोनों के थ्रू कराई जा सकती है, कि एक होता है ना कुछ पूजा पाठ होता है, कुछ कथाएं होती हैं, सत्यनारायण जैसे सबसे बेस्ट। मैंने देखा है कि लाइक इन मैरिज लाइफ की अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होता है स्पाउसेस के बीच में, तो पूर्णिमा के दिन जो होता है ना, पूर्णिमा फुल मून के दिन में सत्यनारायण की कथा करवानी चाहिए, और दोनों स्पाउस को दोनों को साथ में बैठना चाहिए, ओके, ताकि दोनों के एनर्जीज बैलेंस हो और दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो और प्योरिटी के साथ आगे बढ़े, और जो भी चीज़ें इश्यूज़ हैं वो है ना वहाँ पे रिजॉल्व हो जाएं। तो इस तरीके के रेमेडीज़ कपल के लिए काम करती है। लेकिन अगर आप अपने नेटिव को कुछ रेमेडी दोगे तो वो बस नेटिव पे काम करेगा, इसको याद रखिएगा। ओके। ओके सर, इसमें अगर अपन एक चीज और ऐड करें कि हम्म। सपोज अपन कहते हैं ना कि वी अट्रैक्ट व्हाट वी आर, राइट? क्या तो बोला आपने? अगर सपोज, मतलब अपन कहते हैं कि वी अट्रैक्ट व्हाट वी आर। मैं समझा नहीं, फिर से हेलो? आप रिपीट करो। नहीं, सॉरी, मेरा गला बैठा हुआ है, कोई बट नहीं, कोई तो नहीं, आप। अपन कहते हैं ना कि वी अट्रैक्ट व्हाट वी आर। हाँ, ओके। जैसी हमारी एनर्जी रहती है वैसे लोग आते हैं। यस यस, तो ट्रू। मतलब अगर सपोज कि कोई बंदा की लाइफ पे डेस्टिनी है कि उसको ये XYZ पर्सन मिलना है, हम्म, ठीक है, हम्म, बट विद साधनास विद एनी अदर थिंग, कुछ भी अपने ऊपर काम करके उसकी एनर्जी लेवल्स काफी ऊपर जा चुके हैं, हम्म, तो क्या उसके बाद भी कार्मिकली वो उसी पर्सन को अटैक करेगा या फिर उसके लिए वो पर्सन चेंज हो जाएगा? मतलब ये हम्म। थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, बट नहीं नहीं, अच्छा आई गेस क्वेश्चन आई है, एक्सप्लेन इट राइट। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अब मैं इसको आप इसका एकदम बहुत ऑनेस्ट आंसर दूंगा, ठीक है। सो इफ़ यू आर, लेट्स से इफ द पर्सन इज सिंगल एंड देन दे डू सम मेडिटेशन और sadhana or something like improve their life materially, spiritually, in every other way, emotionally as well, and they let's say get a higher kind of a vibration in their self, okay, तो दे विल अट्रैक्ट द सेम काइंड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टनर, ठीक है, क्योंकि देन यू हैव द इंटेलिजेंस कि कौन आपके लिए सूटेबल है, कौन आपके लिए सूटेबल नहीं है, यू हैव द इंटेलिजेंस, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ नॉट एबल टू लिव विथ मी, दिस पर्सन इज़ नॉट कंपैटिबल विथ मी, या फिर दिस पर्सन इज़ नॉट येट हैज़ अंडरस्टूड लाइफ वट एवर, देन यू कैन ऑलवेज चूज नॉट टू बी विद दैट पर्सन। ये कोई इमोशनल वो टैंगलमेंट नहीं है, आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इफ़ यू आर सिंगल यू शुड ऑलवेज चूज योर स्पाउस। This is the best thing I can tell you, okay, male or female both, and especially females should always choose their spouse, okay. There is a reason, very spiritual reason behind that. You should never compromise, you should always choose your spouse, no pressure from anybody. And दूसरी चीज़, let's say suppose you are in a relationship or a marriage, okay, and then you do these things, spiritual things, okay, in which you do sadhana, tapasya, whatever. So what happens is you yourself are becoming something else, your vibration is actually growing, okay, and you are actually advancing more evolutionary matlab wise, you are actually growing, okay, inside outside from everywhere. But if your partner is not doing the same thing with you, then you might actually surpass in some manner, and then you may not feel the connection again, because you will feel कि अच्छा मेरे पार्टनर में बहुत सारी चीज़ें दिक्कत कर रही हैं, एंड फिर वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ से भी प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल लाइफ को प्रॉब्लम करेगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू इधर मूव इन योर स्पिरिचुअल लाइफ, एंड देन यू विल बिकम अनहैप्पी, फिर मैरिज में ट्रबल आएगा।
इसीलिए शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में स्पेसिफिकली बोला गया है कि whenever there is a couple, married couple, they should always partake in any spiritual program equally. ठीक है, अगर शादी हो चुकी है तो बिना स्पाउस के आप कोई भी धार्मिक कार्यक्रम या कुछ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों बोला गया है? इसका रीज़न यही है कि जब आप शादीशुदा हो तब क्या करो कि आप दोनों एडवांस करो। अदरवाइज़ अगर आप खुद एडवांस करोगे कि लेट्स फॉर एग्जांपल कि आपका स्पाउस आपके घर में एंड यू गो टू द माउंटेन्स एंड यू डू साधना फॉर सम ईयर्स एंड यू कम, तो फिर आप देखोगे तो आपका स्पाउस नहीं दिखेगा। दे विल बी जस्ट लाइक रेगुलर ह्यूमन बींग, ठीक है, एंड आप उसको इग्नोर करके चले जाओगे, अपने बच्चों को भी आप नहीं पहचान पाओगे। इसीलिए इन मटेरियल हमारे सोसाइटल ये में बहुत सारे ऋषि मुनियों ने और बहुत सारे लोगों ने ये बताया है कि इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द सन्यासी वाला लाइफ, डो नॉट गो देयर, ओके, दैट इज़ नॉट फॉर एवरीबडी। लिव इन अ मटेरियल लाइफ, लिव वेरी हैप्पीली, ठीक है, अपना साधना करो एंड साथ में अपने पार्टनर को, ऐसा पार्टनर के साथ आप शादी करो या अपने पार्टनर को भी आप अपने साधना में या अपने धार्मिक कार्यों में, अपने मेडिटेशन में पार्टेक करवाओ, ताकि आप दोनों साथ में ग्रो करो। अदरवाइज अगर एक ग्रो करेगा एक पीछे रह जाएगा। इट इज़ वेरी ट्रू। एंड जब वो होता है तब फिर वहाँ पे ट्रबल आता है ही, वो होके रहेगा। क्योंकि स्पिरिचुअली अगर आप इवॉल्व कर रहे हो और अगर सामने वाला नहीं कर रहा, ट्रस्ट में वहाँ पे फिर आप सामने वाले को देख करके ना वो सेम चीज़ फील नहीं कर पाओगे। बिकॉज स्पिरिचुअल evolution is something very big thing, okay, it is not something emotional या materially। वहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो इसको याद रखना चाहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एनी मोर क्वेश्चंस? थैंक यू सर। सर इसमें ना एक और चीज याद करूंगा मैं कि ऋणानुबंधन जो होता है, ऋणानुबंधन, अच्छा, ओके, हाँ, तो उसको भी क्या अपन 8th हाउस से ही देखेंगे? ये क्वेश्चन 8th हाउस से, yes you can see it from 8th house but not of the D1 8th house but mainly from आप मून के 8th हाउस से देख सकते हो। आपके मून से जो 8th में हो वहाँ से आप ज़्यादा देखो इसको पहले तो, क्योंकि ये जो आपने स्पेसिफिक टर्म यूज़ किया ये माइंड में एक्चुअली होता है हमारे, और कहीं नहीं होता। तो ये जो है ना, मून से 8th में देखो एंड 8th को देखो, यस, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि बस फिज़िकल हो, ये इमोशनल लेवल पे भी वो बंधन बन जाता है। इसीलिए मून से देखना इसको चाहिए हमेशा। ओके, थैंक यू सर। Yeah, any more doubts, any more questions? If anybody has, you can ask. Otherwise we will end the class here. ठीक है, तो क्लास थैंक यू। ओके, थैंक यू। क्लास एंड करते हैं। कल हम लोग बाधक ग्रह के बारे में बात करेंगे। टुमारोज क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ अटेंड इट। ओके, गुड नाइट एंड थैंक यू।